So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. देखिए कल की क्लास में हम लोग लैडर फ्रिक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उस लैडर फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हेडिंग लिख देता हूं एक बार। लैडर फ्रिक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल लास्ट में हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसको मैं फिर से बता रहा हूं फ्रॉम द बिगिनिंग, जिससे कि अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट भी रहा होगा ना तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक लैडर लगा दी, ठीक है। ये आपकी वॉल है, दीवार है, ये आपका ग्राउंड है। इसको हमने ए पॉइंट कहा है, इसको हमने बी पॉइंट कहा है। इस जगह पर हमने COM यानी सेंटर ऑफ मास, COG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों को मान रखा है और इस पॉइंट को नाम दे दिया C। इसका जो वेट है उसको हमने मान लिया W, इसकी जो लेंथ है उसको हमने मान लिया L। ये जो एंगल है बेटा इसको हमने मान लिया थीटा, इसको हमने क्या मान लिया यहां पर थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका जब हम लोग थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और कैसा होता है जरा देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, आप इस लैडर को फिर से कंसीडर कर लीजिए। ये हो गई आपकी लैडर, ये वॉल, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ये वॉल, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। सो देखिए अब यहां पर अब अगर आप यहां पर देखिए ध्यान से, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको सबसे पहले एक फोर्स दिखाई देगा विच इज W। एक बार बोलेंगे सभी लोग, इतना क्लियर है? W क्लियर है सबको? साउंड स्लो कैसे आ रहा है यार? साउंड तो प्रॉपर आ रहा होगा कुमार, साउंड तो बेटा प्रॉपर आ रहा होगा यार। हाँ ठीक है, तो एक बार तुम्हारा ईयरफोन खराब हो गया है। हाँ साउंड ठीक है। सुप्रभात, सुप्रभात श्रवण, ठीक है ना। अभी ये डब्ल्यू फोर्स की वजह से ये इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बेटा, जिससे हम लोग बोलेंगे बी पॉइंट है इसलिए NB। ये यहां पर भी एक एक्शन लगाने वाला है NA, और इसने इसको वापस रिएक्शन दे दिया N। इतनी बात क्लियर? अब साउंड कट है। अभी साउंड ठीक आ रहा है?
अभी भी नहीं आ रहा? अभी भी समझ नहीं आ रहा? अभी आ रहा है क्या? अभी साउंड आ रहा है? अच्छा, अभी आ रहा है, सही है। चलो, आ रहा है तो फिर पढ़ो आगे। हेलो, नहीं आ रहा यार साउंड। साउंड आ रहा है क्या? अच्छा, वॉइस आ रहा है, जा रहा है? देखो, जब तक आ रहा है तब तक सुनो। अब तुमसे डबल फीस लेंगे सूरज। अभी आ रहा है तो पढ़ा दूं थोड़ा सा, इतने में 10 बज जाएंगे बस। हाँ बस, अब सुनते जाओ बस, कोई साउंड चला भी जाए तो कुछ बोलना मत, चुपचाप से सुन। नो वॉइस? अरे यार,
अभी आ रहा साउंड? आ गया, होल्ड करने के लिए। चलो अब जब तक साउंड आया हुआ है तब तक जल्दी जल्दी सुन लो। देखना ये जो लैडर है आपके पास में, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने कंसीडर किया है और हम इसे कंसीडर करके चल रहे हैं एट इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन का मतलब है कि ये जो लैडर है ये जस्ट स्लाइड करने वाला है। ये जो लैडर है ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, और जस्ट स्लाइड करने वाला होगा तो ऑफ कोर्स ये बी पॉइंट इधर जाना चाह रहा होगा और ए पॉइंट नीचे आना चाह रहा होगा। बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से यस और नो, है ना? बिल्कुल ठीक है। सो अगर बी पॉइंट उधर जाना चाह रहा है तो बी पॉइंट के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ये आ गया एफ बी। अगर एफ बी इधर लग रहा है तो ग्राउंड के ऊपर किधर लगेगा? इधर लगेगा एफ बी। ए पॉइंट नीचे आने वाला है तो ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो ऊपर लगेगा एफ ए, और वॉल के ऊपर नीचे की साइड लगेगा। एक बार बोल दो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हाँ ये स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आए, पर अभी मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने यहां पर ये सब चीजें बनाई है। परफेक्ट है, ओके। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो जरा, अब इधर आ जाते हैं। हमने कहा कि अगर हाँ बिल्कुल, ये श्रवण सही बोल रहा है। बताओ यार, आ गया ना?
हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज? आ रही है? अब ये कौन सी स्टूडियो की है? तो केवल एक साथ थोड़ी खराब हो सकती है। अभी ठीक आ रही है आवाज? चलो तो इसके आगे की कहानी सुनो। ऑल फोर्सेस ऑन लैडर आर कोप्लैनर नॉन कंकरेंट। नॉन कंकरेंट कैसे हुए? जब आप इनका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे सारे के सारे फोर्सेस। अगर सारे के सारे फोर्सेस एक पॉइंट पर मीट नहीं करते हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ऑफ कोर्स एक ही प्लेन में है तो कोप्लैनर जरूर रहेंगे। आपको बताया गया जब भी नॉन कंकरेंट फोर्सेस की चर्चा होती है तो वहां पर जो इक्वेशन यूज की जाती है फॉर इक्विलिब्रियम, आप बोलते हैं समीशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आप यूज करते हैं, ये दो इक्वेशन आप लोग यूज करते हैं। सो अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आप लिखेंगे समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा पार्ट आप लिखेंगे समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास में दो पार्ट है। सो अगर मैं बात करूं लेडर के लिए समीशन एफ एक्स, तो देखिए हॉरिजॉन्टल पे एक फोर्स तो ये हमें दिखाई दे रहा है, एक फोर्स ये दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा, तो आप बोल सकते हो प्लस एन ए। अगर मैं कंसिडर करूं सबसे पहले समीशन 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 एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो ऐसे में आप लिखेंगे प्लस एन ए माइनस एफ बी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। और यहां से आप ऐसा भी बोल सकते हो एन ए इक्वल्स टू एफ बी, और एफ बी को आप क्या बोल सकते हो? म्यू। देखिए यहां पर जो कोफिशिएंट है उसको आप म्यू ए ले लीजिए, यहां पर जो कोफिशिएंट है उसे आप म्यू बी ले लीजिए। सो म्यू बी एन बी। सो यहां से आपके पास में एक रिजल्ट आ गया एन ए इक्वल्स टू म्यू बी एन बी। एक बार बोलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। एक बार बोलिए बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? क्लियर है? तो समीशन एफ एक्स को आपने अभी 0 किया है, अब हम समीशन एफ वाई को भी 0 करके देखते हैं। इधर ही कहीं 0 कर लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी स्लाइड पे चले जाएंगे ना तो फिर बार बार स्लाइड बदल बदल के देखना पड़ेगा। सो समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। सो अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। तो अपवर्ड में आपको दिखाई दे रहा प्लस एफ ए, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एन बी भी ऊपर लग रहा है प्लस एन बी, एन बी नीचे एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है? डब्ल्यू। तो आपने बोल दिया माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेटा तो ये बन जाएगा आपके पास में एफ ए प्लस एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ए को आप क्या लिख सकते हो? म्यू ए एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और मुझे लगता है कि सभी को ये क्लियर है, सभी को ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये देखिए याद नहीं करनी है, ये आपको देखना है किस तरीके से सर अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से सर अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने कहा कि मोमेंट लेना है, तो मैं मोमेंट ले रहा हूं अबाउट पॉइंट ए, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या होना चाहिए? 0। ए पॉइंट कौन सा आपका? ये रहा ए पॉइंट, ये है ए पॉइंट। सो ए पॉइंट के अबाउट एफ ए पॉइंट से जा रहा है, एन ए पॉइंट से जा रहा है। वो फोर्सेस जो ए पॉइंट से जा रहे हैं, वो फोर्सेस जो उस पॉइंट से जाते हैं जिस पॉइंट से हम लोग मोमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं या मोमेंट ले रहे हैं, उसके अबाउट उन फोर्सेस का जो मोमेंट होता है बेटा वो 0 होता है। इस वजह से एफ ए और एन ए की वजह से कोई मोमेंट डेवलप नहीं होगा। अब बात करते हैं डब्ल्यू की वजह से। तो देखिए हमने यहां पर क्लॉकवाइज को मान लिया है पॉजिटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज को हमने क्या मान लिया यहां पर? नेगेटिव। सो देखिए ए के अबाउट अगर मैं डब्ल्यू का मोमेंट लूंगा तो डब्ल्यू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होने वाली है, डब्ल्यू के लिए बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होने वाली है। ये एंगल कितना है आपके पास में? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? l/2। तो ये अगर l/2 है तो ये कितना हो जाएगा? l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा। तो आपने बोल दिया क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, तो
तो आपने बोल दिया डब्लू L/2 cos थीटा। अब देखिए आप नेक्स्ट देखिए एफ बी की अगर आप बात करोगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये L है बेटा यहां से यहां तक, ये L cos हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा L sin थीटा। तो आप लिखेंगे यहां पर क्लॉकवाइज अगेन, सो एफ बी मल्टीप्लाई बाय L sin थीटा। ये आपके पास में एन बी है, ये आपके पास में एन बी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेटा L है तो ये कितना हो गया L cos। तो आप बोलेंगे सर माइनस एन बी L cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सभी को समझ में आई क्या, एक बार बोल दीजिए। ये इक्वेशन बेटा सभी को समझ में आ गई क्या, एक बार बोल दीजिए। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये बन जाएगा आपके पास में L सब में आ रहा है, L को कैंसिल कर दो, L सब में आ रहा है, L को कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा W cos थीटा प्लस म्यू बी एन बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन बी cos थीटा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, W cos थीटा इक्वल्स टू एन बी cos थीटा माइनस म्यू बी एन बी साइन थीटा, और यहां से हम लोग एन बी को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में cos थीटा माइनस म्यू बी साइन थीटा W cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हमने यहां पर जो भी पॉसिबल W/2, ओके W/2 कहीं से 2 रह गया, ये लो बेटा W/2। हमने यहां पर जो भी पॉसिबल 3 इक्वेशन हो सकती थी बेटा, उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लिया किस तरीके से ये सॉल्व हो सकती है। आपको ये इक्वेशंस जो है वो याद नहीं करनी है, आपको इन इक्वेशंस को कैसे लिखा गया है उस बात को समझना है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल यहां से बनाया जा सकता है, और वो न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको इस बात को समझना है कि किस तरीके से ये इक्वेशंस लिखी है। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बोल दीजिए यस, एक बार सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बोल दीजिए यस कि यहां क्लियर हो गया हमें ये। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। ये लाइडर फ्रिक्शन तो आपने लिख ही रखा है, ये सब कुछ आ गया ना इसी में। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये लो अब सब कुछ आ गया। अब नोट कर लीजिए बेटा, नोट करते ही डन लिख कर भेजिए। विजिबल है ना सब कुछ? अगर विजिबल नहीं हो तो बोल देना, मैं जूम कर दूंगा इसे। अगर विजिबल नहीं हो तो बोल देना, मैं इसे जूम कर दूंगा।
नोट होते बेटा डन लिख कर भेजिए। डन। नहीं लिख लो लिख लो लिख लो, जिन्होंने नो लिखा है वो लिख लो। सोनू कुमार ने तो जल्दी लिख लिया ना, वो उसने एक बंदा रख रखा है नोट करने के लिए, वो खुद समझता रहता है और वो दूसरा वाला बंदा जो है सोनू कुमार के लिए लिखता रहता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी लिख लेता है। कल भी लिख लिए थे क्या? डन 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 डनाडन। चलो 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 बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहां से। देखिए थोड़ा सा इन चीजों को और समझते हैं डिटेल में, ये डेरिवेशन को उधर भेज देते हैं और थोड़ी सी और जगह कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत जगह हो गई। देखिए क्या होता है कि जब आप बात कर रहे हैं थीटा की, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सर थीटा जितना ज्यादा देंगे हम लोग, इस लैडर के रुके रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। फिर से देखिए बेटा, थीटा को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, उस लैडर के रुके रहने के चांसेस जो है उतने ही ज्यादा होंगे। बोलो यस सुनो। तो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ लैडर। तो आप कहेंगे यहां पर, अगर कोई हमसे चर्चा करना चाहे स्टेबिलिटी ऑफ लैडर के ऊपर, तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ लैडर होता है ये टोटली डिपेंडेंट है इस एंगल थीटा के ऊपर, इस एंगल थीटा के ऊपर depends on angle theta. As we increases theta, stability of ladder increases, and when we decrease angle theta, stability of ladder also decreases. बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? एंगल जितना ज्यादा आप दोगे लैडर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लैडर की स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? लैडर की स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? अगर आप बोल रहे हैं, इधर लिख देता हूं, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में? लैडर के रुके रहने के चांसेस, ये सिंपल वर्ड में मैंने आपको बोल दिया स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। यहां पर लैडर आपने लगाया और लैडर वहीं पे रुका रहेगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है।
अगर उसके रुके रहने के चांसेस कम है, गिर सकता है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इतनी कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई कि एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूं कि अगर ए को स्मूथ कर दिया जाए या बी को स्मूथ कर दिया जाए तो उस पे लैडर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। जो सब लिख रहे हैं ये देखो, प्रिंस को सब पता है, ऐसे प्रिंस को प्रिंस नहीं बोलते। हाँ तुम सही बोल रहे हो प्रिंस, सब लोग छापने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि छापने से ज्यादा जरूरी समझना है। नोट करते डन लिख के भेजो। नहीं नहीं, छापना भी जरूरी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन छापने से पहले समझना जरूरी है। डन, सभी ने डन लिख दिया है, तो मेरे ख्याल से अब आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ले रहा हूं। व्हेन वॉल इज कंप्लीटली स्मूथ, मान लीजिए उसको आपने कंप्लीटली स्मूथ मान लिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं फिर से यहां पर लेटर बना देता हूं और ये वॉल आ गई और ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। अब देखिएगा जरा आप लोग ध्यान से, अगर मैं बात करूं बेटा W की, तो W तो नीचे काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये वॉल जो आपने बोल दी है ये है स्मूथ, स्मूथ है तो यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक NB फोर्स लगाया होगा, तो ये इसको वापस NB रिएक्शन देगा। इधर लगने वाला है FB फ्रिक्शन, इधर देखिए NA फोर्स इसने लगाया होगा, तो इसने इसको वापस दे दिया होगा NA। लेकिन इस बार किसी तरह का कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि म्यू A जो है वो 0 है, लेकिन म्यू B 0 नहीं है, ध्यान रखना, म्यू B नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहां पर फिर से इक्वेशन लगाता हूं समीशन fx बराबर 0, तो x डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो NA और इधर से कौन है बेटा FB, तो आप लिखेंगे NA माइनस FB इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया NA इक्वल्स टू म्यू B NB, ये एक इक्वेशन आ गई। समीशन FY इक्वल्स टू 0। सो y डायरेक्शन में ऊपर की साइड A की फोर्स है NB और नीचे की साइड A की फोर्स है आपके पास में माइनस W इक्वल्स टू 0। इसका मतलब W बराबर क्या आ गया आपके पास में NB।
तो NB जो है आपके पास में वो किसके बराबर, W, मतलब जितना भी वेट है बेटा, जितना भी वेट है, पिछली बार NB और ये फ्रिक्शन दोनों उसको ओवरकम कर रहे थे, इस बार किसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ NB की जिम्मेदारी है। तो NB जो है ना बेटा यहाँ पर NB वो इस बार बढ़ गया एज कंपेयर टू लास्ट केस, और NB अगर बढ़ गया तो आप देख सकते हो म्यू बी मल्टीप्लाई बाय NB, तो NAB क्या हो गया यहाँ पर, बढ़ गया। चलिए ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 करके देखेंगे तो देखिए ये है वो पॉइंट A आपका, इस पर कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 हुआ है, इस साइड अभी भी उतना ही फोर्स है जितने फोर्स पहले थे। तो आप लिखेंगे यहां पर ये W क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है, तो आप लिखेंगे W मल्टीप्लाई बाय ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एंगल थीटा, ये जो है एंगल थीटा, ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L/2 cos थीटा। सो W L/2 cos थीटा। अब देखिए यहां पर प्लस FB, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो, ये सर L है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, L sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये L cos, तो ये क्या हो गया, L sin, तो ये हो गया आपके पास में FB मतलब म्यू बी NB, म्यू बी NB sin L sin थीटा, माइनस ये NB लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये L है, तो ये L cos, तो ये भी L cos, तो आपने बोल दिया माइनस NB इक्वल्स, सॉरी NB L cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में कुछ खास चेंजेस हुआ नहीं है, इस इक्वेशन में कुछ खास चेंजेस हुआ नहीं है, यहां पर NB ऐड किया हुआ है, यहां पर NB का एक फैक्टर माइनस हुआ है, तो NB बदला है, तो ये वाला पार्ट अगर बढ़ा है तो ये वाला पार्ट भी बढ़ा है, तो कुछ खास थीटा के ऊपर या बोल सकते हो स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी वॉल स्मूथ भी हो तो इस बात का स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे यहां पर, इस पॉइंट को अगर आप लिखना चाहें तो when we provide a smooth wall it will affect stability of ladder in very less amount, बहुत कम अमाउंट में ये स्टेबिलिटी ऑफ लेडर के ऊपर अपना इफेक्ट डालने वाली है। अब अगर मान लीजिए कि वॉल स्मूथ होती भी है और बहुत कम इफेक्ट उसने डाला भी है स्टेबिलिटी ऑफ लेडर पर, तो आप क्या कर सकते हो, टू ओवरकम दिस इफेक्ट we can increase angle theta slightly। आप स्लाइटली क्या कर सकते हो, उस एंगल थीटा को बढ़ा दो, बहुत कम उस एंगल थीटा को बढ़ा दो, जिससे ये जो आपकी स्मूथ वॉल है, ये जो आपकी स्मूथ वॉल है, इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमने इक्वेशंस लिखी तो इक्वेशन से ये चीजें हमारे सामने आई कि सर कुछ खास इक्वेशन में चेंजेस हो नहीं रहे, क्योंकि यहां तो कहीं पर थीटा इन्वॉल्व ही नहीं है, इस इक्वेशन में थीटा इन्वॉल्व है और इस इक्वेशन में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। तो हमने कहा कि जब आप वॉल को स्मूथ कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में लेडर की स्टेबिलिटी पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने कहा कि अगर आपकी वॉल स्मूथ भी होती है और आप वहां पर लेडर लगा रहे हैं, तो जब रफ वॉल के साथ आपने लेडर लगाया, वहां पर अगर आपको एंगल 65 डिग्री देना पड़ रहा है, तो स्मूथ वॉल के साथ में जब आप एंगल लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 66 डिग्री आपको एंगल रखना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई खास इफेक्ट इसका पड़ नहीं रहा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ लेडर के अंदर इस वॉल की रफनेस या वॉल की स्मूथनेस वो ज्यादा इफेक्ट डाल नहीं रही है। अगर कोई आपसे बोलता है कि पहले वॉल रफ थी
अब वॉल स्मूथ हो गई तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ लेडर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ लेडर पे बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वॉल की रफनेस का इसकी स्टेबिलिटी में बहुत कम रोल होता है। बोलो यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब एक बार हम लोग ग्राउंड को स्मूथ करके देखते हैं। चलिए पहले एक बार इसे लिख लीजिए, फिर ग्राउंड को स्मूथ करेंगे। एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर ग्राउंड को भी स्मूथ करके देख लेते हैं। नोट करते ही डन लिख कर भेजिए। डन। किसने बोला सबसे पहले? प्रिंस ने? नहीं, सबसे पहले तो सूरज ने।
डन डनाडन। चलो बढ़े आगे। किसी ने नो तो नहीं कहा तो फिर बढ़ ही जाते हैं। चलो अब दूसरा केस लेते हैं। when ground is completely smooth। ग्राउंड को इस बार हम लोग स्मूथ कंसीडर कर लेते हैं, और जब ग्राउंड को स्मूथ कंसीडर करेंगे तो देखिए ये आपके लिए लैडर, ये वॉल और ये ग्राउंड। देखो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा W, ये इसके ऊपर लगाएगा NB, तो इसने इसको दे दिया NB। म्यू बी इज 0, तो कोई फ्रिक्शन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इसने लगाया इसके ऊपर NA, तो इसने इसको दे दिया वापस NA, और इसने कहा ये लो हमारा फ्रिक्शन फोर्स FA। बस यही कहानी है पूरी। ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है आपके पास में, थीटा। तो हमने कहा कि सबसे पहले अगर मैं यूज करूं समीशन Fx इक्वल्स टू 0, तो देखो x डायरेक्शन में सिर्फ ये इकलौता फोर्स बच रहा है NA, और कोई फोर्स नहीं है, तो आप बोलेंगे प्लस NA इक्वल्स टू 0। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो 0 हो गई। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई तो FA क्या होता है, म्यू A NA। क्योंकि NA 0 है तो FA भी कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं कि इस फ्रिक्शन के 0 होते ही ये फ्रिक्शन खुद ब खुद 0 हो गया। अब बात करते हैं समीशन Fy इक्वल्स टू 0। सो y डायरेक्शन में एक W है, NB है, तो आपने बोला W माइनस प्लस NB, सो NB इक्वल्स टू क्या आ गया, W। तो आप समझ रहे कि अगर आप इस सरफेस को स्मूथ भी कर देते हैं तो भी आपके पास में NA, ये जो म्यू A है ये 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 0 फिर से 0 देगा। अगर आप इसको रफ भी मानते हैं तो NA 0 हो जाएगा तो भी मल्टीप्लाई बाय 0 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राउंड को स्मूथ कर देते हैं तो यहां पर वॉल को स्मूथ करें या रफ करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैं यहां लिख भी देता हूं। When we consider smooth ground, then roughness of wall does not affect stability of ladder। ध्यान रखना, जब आपने ग्राउंड को स्मूथ कर दिया तो फिर वॉल की रफनेस से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए अब हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0। तो W सबसे पहले आएगा बेटा, W मल्टीप्लाई बाय L/2 कॉस थीटा, फिर NB माइनस NB, ये कितना है बेटा, ये L कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। मेरे ख्याल से सिर्फ ये दो ही फोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपका W क्लॉकवाइज, ये आ गया आपके पास में NB। तो आप देख सकते हैं यहां पर पहली चीज तो L से L कैंसिल आउट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें यहां पर तो कॉस थीटा यहां से कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है W/2 माइनस NB इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। कॉस थीटा से कॉस थीटा काट मत देना, क्योंकि थीटा ही तो फाइंड करना चाह रहे हैं हम लोग।
सो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आपके पास में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया एन बी बराबर डब्ल्यू होने वाला है, एन बी बराबर डब्ल्यू होने वाला है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये इक्वल्स टू जीरो रहा होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा इक्वल्स टू क्या रहा होगा आपके पास जीरो, तो थीटा बराबर क्या रहा होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपने ग्राउंड को स्मूथ कर दिया तो फिर आपको लैडर को, फिर आपको जो लैडर है ना उसको ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे। इसका मतलब क्या है, लैडर को ऐसे लगाओ 90 डिग्री के ऊपर, तभी लैडर रुक सकता है, अदरवाइज नहीं रुक पाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर स्मूथ ग्राउंड we have to provide theta, we have to provide angle 90 degree, theta equals to 90 degree for stability ऑफ लैडर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लैडर की स्टेबिलिटी वॉल के ऊपर कितनी रफनेस है इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है कि ग्राउंड कितना रफ है। आपने देखा होगा कि आप जब गांव में पहले लाइट चली जाती थी तो जो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग आते थे, वो इलेक्ट्रिशियन एक लैडर लेके आते थे, सीडी लेकर आते थे, और वो सीडी को लगाने के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि कौन सी वॉल रफ है, वो ये देखते थे कौन सा ग्राउंड रफ है जहां पर सीडी को लगाया जा सके। तो हमेशा सीडी को लगाने के लिए आप रफ ग्राउंड ढूंढते हैं, ना कि रफ वॉल। वॉल आपकी रफ हो या नहीं हो इस बात का बिल्कुल भी, या बोल सकते हो कि बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपका ग्राउंड जो है वो आपका रफ होना ही चाहिए। अगर ग्राउंड रफ नहीं हुआ तो इसको 90 डिग्री पे लगाना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली इसको 90 डिग्री पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर आप 90 डिग्री पर सीढ़ी लगा के इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो सीढ़ी ऐसे पलट जाएगी। क्यों पलट जाएगी सर? क्योंकि ये बंदर जैसा आदमी जो इसके ऊपर चढ़ा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो देखो इस एक्सिस से इधर आ गया, तो ये एक मोमेंट डेवलप कर देगा ऐसे, और ये इसको पलटने के लिए मजबूर कर देगा। इस वजह से आप 90 डिग्री पे सीढ़ी को नहीं रख सकते हैं, तो आप वहां पर क्या करते हैं, रफ ग्राउंड ढूंढते हैं। बोलो यस सुनो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात आपको, हाँ, नोट कर लीजिए फिर से। ये छोटे छोटे मगर बहुत काम के पॉइंट है, जब एग्जाम में लिखे हुए आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है इस एक पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हो। अभी बताऊंगा ऐसा काम कैसे करना है। पहले नोट करो इसे, फिर बताते हैं।
चलिए बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर आपने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की होगी, मान लीजिए ये आपकी लैडर है, ऐसी लैडर आपने देखी होगी वैसे तो आपने देखा होगा कि सर अगर जो ग्राउंड है, अगर ग्राउंड जो है बेटा वो अगर बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो ऐसे में जो इस लैडर को लेकर आता है वो क्या करता है, एक आदमी तो इसके ऊपर चढ़ जाता है ऐसे, और दूसरा क्या करता है, इसको दोनों हाथों से पकड़ के रखता है। वो पकड़ के क्यों रखता है इसे, वो मैं आपको इसलिए बताता हूं क्यों पकड़ के रखेगा, क्योंकि एक्चुअल में ग्राउंड स्मूथ होने की वजह से यहां पर जो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना था वो लग नहीं रहा। इस वजह से अब वो क्या करता है, खुद से इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो होता है वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है कि अगर आपकी सरफेस, आपका ग्राउंड रफ नहीं है, तो आप खुद से उस सीढ़ी को पकड़ के रखो। पकड़ के रखने का मतलब है आप इस डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, जो काम फ्रिक्शन फोर्स को करना था वो काम आपको खुद को करना पड़ रहा है। तो आपके पास में एक और ऑप्शन आ गया कि अगर मान लीजिए आप लैडर लेकर आए हो, वहां पर ग्राउंड स्मूथ है, तो आप उसे 90 डिग्री पर नहीं रख सकते हो, 90 डिग्री पर रखना पॉसिबल नहीं ना आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, खुद से उस लैडर को पकड़ सकते हैं, जो कि आप देखते हैं कि वो लोग करते भी है। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स मिलना चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा, इस वजह से वो खुद से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर ही उसे रखा जाए, वो तो मैथमेटिक्स बोल रही है कि 90 डिग्री पर रखो, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद एक फोर्स लगा देंगे जो फ्रिक्शन फोर्स की जगह काम करने वाला है, तो 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर भी लैडर के पास में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या इसके अंदर? बोलो या सुनो। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए लैडर है, ये लैडर है, अब इस लैडर के ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर चढ़ता है, यहां पर आ गया, फिर 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 यहां पर आ गया, जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर ऊपर की साइड चढ़ेगा वैसे वैसे इस लैडर के स्लिप होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इस वजह से हम लोग ऐसा बोलते हैं, when an observer climbs on a ladder, as he or she, whatever, moves upward, stability of ladder decreases। क्लियर है? तो जब जब स्टेबिलिटी, अरे डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है बेटा, जब उसके ऊपर ऑब्जर्वर चढ़ेगा तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो लैडर की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? समझ गए? समझ में आ गई इतनी बात? अगर इतनी बात हमें समझ में आ गई है तो अब हम लोग यहाँ पर एक फाइनल कन्वेंशनल न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हमें दिया गया है इफ, पूरी कहानी क्यों लिखना है, डायरेक्ट काम की चीज लिखते हैं। हमें दिया गया है कुछ इस तरीके का एक केस, और ये है आपकी लैडर। क्लियर है? लैडर का एंगल अवेलेबल नहीं है, इसको थीटा बोला गया है। यहां पर ये वॉल है, इस पॉइंट को ए बोला गया है, ये ग्राउंड है, इसको हमने बोल दिया बी। अगर यहां पर हम लोग देख रहे हैं तो जो म्यू ए आपको दिया गया है वो है 0.3, जो म्यू बी हमें दिया गया है वो दिया गया है 0.2। क्लियर है? L इक्वल्स टू 10 मीटर हमें दिया गया है, और W इक्वल्स टू दिया गया है 10 न्यूटन। हमें दिया गया है कि ये इंपेंडिंग मोशन में है,
आपको फाइंड करना है थीटा। थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि आपका जो लैडर है वो जस्ट इंपेंडिंग मोशन में हो, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा, जस्ट स्लाइड करने वाला हो, मतलब अभी तक बचा हुआ है। सो अगर मैं बात करूं उस एंगल थीटा को फाइंड करने की, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और मैं बात करूं फ्री बॉडी डायग्राम की, तो अभी मैंने 2-3 बार बना दिया है। ये आएगा आपके पास W, यहां पर आएगा आपके पास में NB, यहां पर आएगा आपके पास में NA, यहां पर आएगा आपके पास में FB, यहां पर आएगा आपके पास में FA। क्लियर इतनी बात? ये एंगल हो गया आपके पास में थीटा। मेरे ख्याल से मैंने सारे फोर्सेस यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले यहां पर जो इक्वेशन लिखी जाएगी, उस इक्वेशन के अंदर आप लिखेंगे समीशन fx इक्वल्स टू 0। तो x डायरेक्शन में एक तो है प्लस NA और दूसरा है आपके पास में माइनस FB इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बेटा आपके पास NA इक्वल्स टू म्यू बी NB। और अगर मैं बात करूं यहां पर म्यू बी की, तो म्यू बी आपको दिया गया है 0.2, तो ये आ गया बेटा 0.2 NB। एक रिजल्ट तो आपके पास में ये आ गया। दूसरा अगर आप यहां पर लिखना चाहें, यहां लिख दो ना थीटा फाइंड करो। दूसरा अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप लिखेंगे समीशन Fy इक्वल्स टू 0। और Fy की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, ऊपर की साइड लग रहा है प्लस FA, नीचे की साइड लग रहा है माइनस W, ऊपर की साइड लग रहा है प्लस NB इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया आपके पास में म्यू A NA माइनस W, और ये आ गया प्लस NB इक्वल्स टू 0। सो आपके पास में अब यहां से जो भी अननोन्स आप फाइंड करना चाहें कर सकते हैं, भले ही वो पूछा गया हो नहीं पूछा गया हो। म्यू A 0.3 है, NA को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर NA को सर हम लिख सकते हैं 0.2 NB प्लस NB इक्वल्स टू W कितना दिया गया है, ओनली 10 न्यूटन। सो यहां से आप बोल सकते हैं सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.06 NB प्लस NB इक्वल्स टू 10। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो ये बन जाएगा आपके पास में NB इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1.06। देखिए जरा कितना आ रहा है, यहां से कैलकुलेट करके देखिए जरा कितना आ रहा है यहां से। अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें आप लोग भी। 10 डिवाइडेड बाय 1.06, 10 divided by 1.06. So this value will be 9.4339 Newton. So NB जो है वो आ गया बेटा आपके पास 9.4339 न्यूटन। ये हमारे पास में NB की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहां से NA भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। सो NA इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.4339 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 0.2। सो ये आ रहा है बेटा 1.8867 न्यूटन, 1.8867 न्यूटन। क्लियर है? ये हमारे पास में NA आ चुका है और NB आ चुका है। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं समीशन मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0, क्योंकि थीटा तो इसी के अंदर होगा। अरे प्रिंस 91 कहां से लेके आ रहे हो तुम, थीटा तो इसी के अंदर होगा। तो हमने बोला सर ये बनेगा प्लस W L/2 cos थीटा प्लस FB L sin थीटा इक्वल्स टू NB L cos थीटा। देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, cos थीटा। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं यार बार बार, तो अभी फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो L से L तो कैंसिल आउट हो जाएगा। W है आपके पास में W/2, तो ये आ गया 5 cos थीटा प्लस FB की अगर मैं बात करूंगा तो FB कितना होगा आपके पास में, देखिए आप सर FB होगा हमारा म्यू बी NB। म्यू बी कितना है बेटा 0.2
एन बी कितना है आपके पास में 9.4339। सो ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपके पास 1.886 एफ पी, देखो इतना ही आ रहा होगा 1.886 साइन थीटा। एन बी की अगर मैं बात करूं तो एन बी हमारे पास में है 9.4339 कॉस थीटा। कॉस थीटा की टर्म को एक साइड ले आओ, उधर ले चलो, 1.886 साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां पर कितना बचेगा -5 कर दो तो 4.4339 कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा इक्वल्स टू 4.4339 डिवाइडेड बाय 1.886। अब इस्तेमाल करो अपना हथियार विच इज कैलकुलेटर। 4.4339 डिवाइडेड बाय 1.886 और ये कर दीजिए 10 इनवर्स आंसर 66.957 डिग्री। इतना एंगल आपको देना पड़ेगा जिससे आपका लैडर जो है वो जस्ट इंपेंडिंग मतलब जस्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोलिए यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बोलिए बेटा यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ बस सारा आ गया एक ही में। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। कोई पापा को बुला रहा है? अच्छा, तुम्हें ये सारी सराउंडिंग साउंड सुनाई दे रही है ना? जो मैं पढ़ाता हूँ वो उसमें तुम्हें आवाज नहीं आती? आवाज नहीं आ रही सर, साउंड स्लो आ रहा है। ये तो बिल्डिंग के बाहर कोई बहुत दूर से बोल रहा है, वो आवाज तुम्हें आ गई। तुम्ही को तो नहीं बुला रहा प्रिंस?
मुझे पता था अब तुम यही वाहियात वाला स्टिकर भेजोगे। ठीक है, जो नो लिख रहे हैं वो लिख लो पहले। अच्छा, तुम्हारा शादी अभी नहीं हुआ है, तो फिर वो कैसे तुम्हें बुला रहा है पापा पापा करके? तुम्हारी प्रजा है क्या वो, है प्रिंस? अच्छा, मेरे को नहीं पता होगा क्या? बी के अबाउट ले लो कुंदन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो। प्रिंस हार्दिक पांड्या बन गया बिहार का? अरे नहीं, प्रिंस प्रिंस तो राजकुमार है। चलिए, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं जिसको आप लोग शायद ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोग सॉल्व करें उस क्वेश्चन को। देखो, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग चीख चीख कर बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन हमको भी दो। सो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये वॉल हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और इसमें बना देते हैं एक लैडर बढ़िया सी। ये हो गया लैडर, ठीक। ये एंगल है 45 डिग्री, पहले से गिवन है। उसने कहा म्यू ए, ये पॉइंट ए है, ये 0 है, ये पॉइंट बी है और म्यू बी भी 0 है। उसने कहा वेट जो है वो 10 न्यूटन है, साथ के साथ एल जो है वो 10 मीटर है, ये भी दे रखा है। वो बोल रहा है कि यहां पर एक फोर्स, यहां पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, पी फोर्स। क्लियर है? तो बोल रहा है फाइंड द फोर्स P to keep the ladder in
इक्विलिब्रियम, टू कीप द लैडर इन इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि सर ये क्वेश्चन तो हम ही सॉल्व करेंगे। सही लग रहा है ना मुझे? ये देखो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। ये सूरज तो चीख चीख के बोल रहा है सर ये क्वेश्चन तो मुझे ही सॉल्व करना है, और कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। चलो फिर करो सॉल्व। डेटा सब कुछ आपको दे ही दिया है। आपके पास पूरे 240 सेकंड है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या मिल रही है वैल्यू। फाइव न्यूटन। देखिए कुछ लोगों का आंसर आ भी गया है। 50 सेकंड और बचे हैं तो थोड़ा सा उसका वेट कर ही लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग सॉल्व करना चालू कर देंगे क्वेश्चन को। चलिए 2-4 आंसर आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से तो आप बढ़ सकते हैं आगे। मेरे ख्याल से तो आप आगे बढ़ सकते हैं यहां से। देखिए आपने सबसे पहले क्या काम किया होगा, आपने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा। तो सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहले यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, और इस फ्री बॉडी डायग्राम में यह आपने लिखा होगा W। ठीक है, इस बार यहां पर आपने एक फोर्स और रिप्रेजेंट किया होगा विच इज P फोर्स। ये P फोर्स है आपके पास में। क्योंकि फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो होगा ही NB। यहां पर आ गया NA। मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कोई फोर्स बचा नहीं है अभी। सो सबसे पहले आपने लगाया होगा समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। समीशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0। सो x डायरेक्शन में एक है प्लस NA और दूसरा है P इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया P बराबर NA। हमें नहीं पता NA कितना है, पर इतना पता चल गया P बराबर NA। समीशन y, अगर y डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में y कितना है, ऊपर की साइड प्लस NB और नीचे की साइड W इक्वल्स टू 0।
सो एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितना है 10, तो ये आपके पास में एन बी आ चुका है। अब आप लेंगे समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। पॉइंट ए के अबाउट अगर आप मोमेंट लेंगे तो ये आएगा बेटा डब्ल्यू एल बाई 2 कॉस 45 डिग्री माइनस एन बी, ये डिस्टेंस ये बन जाएगी आपके पास में एल कॉस 45 डिग्री प्लस पी, ये डिस्टेंस बन जाएगी हमारे पास में एल साइन 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री की वैल्यू सेम ही होती है, एल से एल कट जाएगा, डब्ल्यू है बेटा 10, एन बी है आपके पास में एन बी डब्ल्यू बाई 2, एन बी है 10 और पी हमें फाइंड करना है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है P इक्वल्स टू 5 न्यूटन, P इक्वल्स टू 5 न्यूटन। जरा देखिए कितने लोगों ने जवाब दे दिया, और मुझे लग रहा है कि सूरज ने सबसे पहले दिया, फिर राहुल, रुचि, रजत, मधु कुमारी, श्रवण, प्रिंस, नितेश, कुंदन, सभी लोगों ने जवाब दे दिया। सो इस तरह का क्वेश्चन जहां पर कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो बहुत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे इसके अंदर है, तो ये एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से बोल दो सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है तो एक बार नोट करके डन लिखकर भेज दीजिए। एक बार नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में डन लिखकर भेज दीजिए। नोट करके जल्दी से डन लिखकर भेज दीजिए जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। जिन्होंने सॉल्व ही कर लिया उनको तो नोट करने की जरूरत ही क्या है। अब एक लास्ट एग्जांपल और करना है हमें सिर्फ। जिन्होंने नोट कर लिया बेटा डन लिखकर भेज दो ताकि मुझे पता चल जाए नोट हो चुका है। हाँ, कहीं पता चले सब नोट करके सब सॉल्व करके बैठे हैं, हम ऐसे 2 मिनट खराब कर दें। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व कर देते हो तो फिर आप अमर हो गए, फिर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता। चेंज कर रहा हूं मैं, कोई लिखने वाला हो तो नो लिख दो, तब तो वेट करें, अदरवाइज चेंज करें। चेंज देखिए, in the last problem a man climbed of 100 Newton weight climb on it up to 8 meter, then find force P to keep the ladder in equilibrium।
टू कीप द लैडर इन इक्विलिब्रियम। लैडर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए होगा। देखिए जरा क्वेश्चन कैसा है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, फिर भी डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत दुष्ट हो चुके हो, आप लोग बनाओगे नहीं खुद से, ये मुझे पूरा भरोसा है। एंगल अभी भी 45 डिग्री है, ये उसका मिड पॉइंट है और यहां से यहां पहुंच गया वो आदमी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम क्या, म्यू ए 0, म्यू बी 0, यहां पर फोर्स P आपने लगा दिया, यहां पर फोर्स P आपने लगा दिया, W 10 न्यूटन, L जो है L वो भी 10 मीटर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस लैडर को ले लो इधर, इस लैडर को कंसीडर कर लो इधर। इस लैडर को अगर हम लोग इधर कंसीडर कर रहे हैं तो इसके ऊपर देखो एक वेट तो लगेगा W लैडर का, और एक वेट लगेगा जो आदमी इसके ऊपर चढ़ गया W, ठीक है ना। एक फोर्स, अरे यार ये तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए देना था और मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, NB, ठीक है। ये देखो आंसर भी बता दिया, देखिए क्या आंसर तुम्हारा सही है कि नहीं है श्रवण कुमार। ये जो एंगल दिया गया है अभी पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, 45 डिग्री, और यहां लग रहा है एक फोर्स P, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले समीशन Fx इक्वल्स टू 0, तो x डायरेक्शन में प्लस NA माइनस P इक्वल्स टू 0, सो NA इक्वल्स टू P। हालांकि इसका कुछ खास काम है नहीं, लेकिन फिर भी हमने तो कर लिया। समीशन Fy इक्वल्स टू 0, देखिए y डायरेक्शन में डाउनवर्ड में W, अपवर्ड में NB इक्वल्स टू 0। ये कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन दिया ना, ओके। और ये कितना है 10 न्यूटन इक्वल्स टू NB, तो आपको यहां से NB कितना मिल गया, NB इक्वल्स टू 110 न्यूटन। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, अब आप लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0, मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल्स टू 0। अगर मोमेंट लेंगे A के अबाउट, तो आप देखिए कैपिटल W, ये कितना है आपके पास में 2 मीटर, ये 10 मीटर था ना, ये कितना है बेटा 2 मीटर, क्योंकि 8 मीटर तो वो चढ़ चुका है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, सो कैपिटल W इंटू 2, ये कितना है बेटा 2 ही तो होगा ना, 2 cos 45 डिग्री, फिर प्लस स्मॉल w, अब ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 5 cos 45 डिग्री। अब P की बात कर लीजिए, प्लस P, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये है 10, ये है 10 cos, तो ये है 10 sin, 10 sin 45 डिग्री इक्वल्स टू NB, ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये है 10, तो ये होगी 10 cos, तो ये भी होगी 10 cos, तो NB 10 cos 45 डिग्री। देखिए cos sin इनके वैल्यू सेम होती है, cos 45 हो या sin 45 हो, इनके वैल्यूज जो है वो सेम होती है। अब देखिए यहां पर आगे W, कैपिटल W कितना है 100 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस स्मॉल w कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 10p, NB कितना है भाई अपने पास में 110 मल्टीप्लाई बाई 10। सो ओवरऑल मुझे जो दिखाई दे रहा है 10p इक्वल्स टू वो है 1100 माइनस 200 माइनस 50, सो इसमें से 850 आ रहा है, ये 850, 10p इक्वल्स टू 850। सो ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर बेटा, तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू 85 न्यूटन। ये किसने बताया था 15 न्यूटन, उसको ढूंढो जरा श्रवण,
आपने गलत जवाब दे दिया बेटा। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है, ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मिस्टेक हो गया था, अभी ठीक है ना? हाँ अभी नोट कर लो जल्दी से, नोट करके डन लिख के भेजो, नोट करके डन लिख के भेजो। डन डन डन। एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट दे दो, देंगे चिंता मत करो, सबका स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट दे देंगे एक बार, सबका स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट दे देंगे, चिंता मत करो। तो आप एक चीज यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक चीज यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वर इसके ऊपर नहीं था तब 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा था, लेकिन जब ऑब्जर्वर इसके ऊपर आ गया तो 85 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब उसके ऊपर जब एक आदमी चढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जो कम हुई होगी, तभी तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी आपको यहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसी वजह से मैंने आपको कहा है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट दिया है, व्हेन एन ऑब्जर्वर क्लाइम ऑन लैडर एज ही और शी मूव्स अपवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ लैडर डिक्रीजेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ लैडर जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगी। तो या तो आप एंगल बढ़ाओ, और अगर आप एंगल नहीं बढ़ा सकते हो तो फिर वहां पर आपको एक पी फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बोलिए यस और नो, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो अब फ्रॉम द बिगिनिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यार ये इसमें तो स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? फिर भी ले लो, जितना स्क्रीनशॉट आ रहा है ले लो। तो ये सब चीजें जो है ना बेटा, ये सब आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास नोट्स में मिलती है, जहां पर एक एक पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो।
सो एक बार बेटा चीजों को जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं, एक बार चीजों को जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ लैडर, स्टेबिलिटी ऑफ लैडर, देखिए न्यूमेरिकल अपनी जगह है लेकिन इनको कंक्लूड करना जरूरी है। जब आप थीटा बढ़ाएंगे तो एक बार जल्दी से बता दो स्टेबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, जल्दी से बता दो एक बार सभी स्टूडेंट। जब थीटा बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, जब थीटा कम करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक बार जल्दी से बोल दीजिए, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। 2 नंबर पॉइंट देखिए बेटा, 2 नंबर पॉइंट देखिए, जब आपने म्यू ए को 0 कर दिया तो स्टेबिलिटी कम तो होगी लेकिन वेरी लेस इफेक्ट, बहुत कम इफेक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। कम तो होगी लेकिन बहुत कम इफेक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा, नहीं बहुत कम तो देखने को मिलेगा, बहुत कम, कम मिलेगा लेकिन बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने म्यू बी 0 कर दिया, ये है वॉल के लिए और ये है बेटा ग्राउंड के लिए, तो स्टेबिलिटी अचानक से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बहुत 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 कम, जिसकी वजह से थीटा को आपको कितना करना पड़ता है, 90 डिग्री, मच इफेक्ट। क्लियर है। नंबर 4, अगर आप म्यू ए इक्वल्स टू 0 और म्यू बी इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो आप क्या बोलोगे, सेम एज म्यू बी इक्वल्स टू 0। आप म्यू बी को 0 करो या फिर म्यू ए म्यू बी दोनों को 0 करो, जो इफेक्ट रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्लियर है। 5 नंबर पॉइंट देखिए, अगर आप ऑब्जर्वर will climb upward on ladder, तो स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस, जितना ऊपर चढ़ता जाएगा उतना ही वो क्या करता रहेगा, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती रहेगी। समझ में आ गई कहानी। सो ये इस पूरी कहानी का सार है जो आपको दिमाग में रखना है, जिसको हमने न्यूमेरिकली भी देख लिया लेकिन कॉन्सेप्चुअली भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। इसे नोट करके जल्दी से डन लिखकर भेजिए। फ्रिक्शन ओवर हो गया, हाँ फ्रिक्शन खत्म हो गया। फ्रिक्शन के 3 पार्ट थे। पार्ट नंबर 1 जो आपने फ्रिक्शन थ्योरी करके पढ़ा था, फ्रिक्शन थ्योरी। दूसरा लैडर फ्रिक्शन। तीसरा बेल्ट फ्रिक्शन। क्यों परेशान हो गए क्या फ्रिक्शन से? फ्रिक्शन से परेशान हो गए क्या है सूरज? इतना वैसे आपके एग्जाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया मैंने, जितना मेरे पास समय होता है 2 बात एक्स्ट्रा ही बताते हैं, कभी कम नहीं बताते, पर इतना एग्जाम में आएगा नहीं।
अच्छे से समझ में आ गया ना? बिल्कुल। चलिए, सो मजा आ गया ना? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए, अगला जो टॉपिक होगा वो भी आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप देखिए एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आप जो क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन किसी भी रैंडम बुक से ना बनाए। समस्या क्या है कि आपके एसएससी जेई या फिर स्टेट जेई के एग्जाम में जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन वहीं आप किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन बनाने चले जाएंगे तो मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो बेस्ट होगा, क्योंकि एमसीक्यू बुक में तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन है नहीं इतने, तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि मैं आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर कर दूंगा और उन क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, या फिर मैं उसका पीडीएफ बना के मैं आपको यूट्यूब के ऊपर सॉल्व करवा दूंगा खुद से ही। तो वो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है पूरे मैकेनिक्स से, तो जब वो क्वेश्चन आप बना लोगे तो प्रॉब्लम जो है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। नहीं, उसमें नहीं है, उसमें मैकेनिक्स नहीं होगा। हाँ वो तो बना लो, वो तो बहुत ऐसे बच्चे जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 8 बजे एक नए चैप्टर के साथ में।